Hello, good people, and welcome to another lecture on this series on mechanics. और आज हम अपने गुज़श्ता लेक्चर को मज़ीद आगे एक्सटेंड करते हैं और हमें पता है कि हम पिछले 2-3 लेक्चर से जो काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम न्यूटन्स सेकंड लॉ जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ा था, यानी जिसकी फॉर्म जो थी वो F=ma थी, उसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे थे रोटेशनल मोशन के ऊपर। यानी हम इस तरह का फॉर्म लेके आना चाह रहे थे, यानी τ=I⍵। और मैंने आपको बताया है और अब हम सिंगल पार्टिकल के लिए ये प्रूफ भी कर चुके हैं कि जो F=m में है, जिस उसको अगर हम रोटेशनल मोशन के ऊपर एक्सटेंड करते हैं तो उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की बनती है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास टॉर्क है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिनमें पहली जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको आप रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो हम कहते यूँ हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, और उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा प्रोड्यूस होती है। और ये आई जो फैक्टर है, इट्स जस्ट लाइक मैस इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। और ये आपको ये बताता है कि अंडर एंड अप्लाइड टार्क कितना आसान या कितना मुश्किल होगा किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना। तो ये सब कुछ हम सिंगल पार्टिकल के लिए अब हम कर चुके थे, और आज हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और अगर मैं इसके स्टेप्स बताऊं तो ऑफ कोर्स हम पिछले 2 लेक्चर्स से 2 ही स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं। और पहला स्टेप जो है वो ये होता था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है उसको लिखें, और फिर उस फोर्स को उसके रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, और फिर हम उससे ये देखें कि रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है, यानी जो उसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रोड्यूस करवाता है। और हमारा जो लास्ट लेक्चर से एक्सपीरियंस है या फिर पिछले 2 लेक्चर से जो हमने देखा है वो ये है कि रेडियल कंपोनेंट की वजह से कोई एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से होती है। और ऑफ कोर्स आज भी हम यही देखेंगे, बिकॉज आज का टॉपिक कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल पार्टिकल के लिए ये फार्मूला प्रूफ किया था, और आज मैं किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फार्मूला प्रोड्यूस करूँगा। लेकिन उसमें जो हमारा तरीक़ाकार होगा वो यही होगा कि हम 2 पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे और हम देखेंगे कि 2 पार्टिकल्स के लिए हमारे पास जो इस τ=I⍵ की फॉर्म आती है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में सिंगल पार्टिकल के लिए निकाली थी। और उससे हम ये नतीजा ख़ज़ करेंगे कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हों, यानी मैनी पार्टिकल्स हों, तो फिर भी हमारे पास जो फॉर्म आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए। और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा और भी मुख्तलिफ काम करेंगे, और थोड़ा सा और मुख्तलिफ काम ये है कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स को भी इंक्लूड करवाएंगे। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैं यहाँ पे ये फ़र्ज़ करूँगा कि सिर्फ़ इस एक पार्टिकल के ऊपर लगती है, यानी जो मैस m1 है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैस m1 है वो m2 से भी कनेक्टेड है, और ये दोनों मैसेज जो हैं ये ओरिजिन से भी कनेक्टेड हैं। तो ये सारे काम हम करेंगे, यानी हम अपने प्रॉब्लम को मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इंटरनल फोर्सेस भी हों और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हों, और उन सारी फोर्सेस के अंडर कोई टार्क है या कोई वो सारी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं, जो हमारे पास अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें इनिशियली हमने सिर्फ 2 पार्टिकल लिए हैं। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो इसके अंदर किस तरह की मोशन प्रोड्यूस होती है, और फिर हम उसमें इन डेप्थ जाके देखेंगे कि जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है, विच सिंपली मीन्स कि ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, यानी उसमें एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो पर्टिकुलरली इन डेप्थ किस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से है। क्या वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से है या फिर वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। एंड जब हम ये देख लेंगे तो दिस विल बी द फुल फ्लेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, विच मीन्स कि आज हम इस
टॉपिक को, ये जो हम इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहे थे पिछले कई लेक्चर से, बल्कि इस चैप्टर के स्टार्ट से, इसको फिनिशिंग टच देंगे। यानी आज हमारा ये जो न्यूटन्स सेकंड लॉ की फॉर्म है फॉर रोटेशनल मोशन, इसका मोस्ट जनरलाइज्ड केस हम स्टडी करने जा रहे हैं और आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम ये देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे यूज़ करते हैं। और आज जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो विच मीन्स अगर आप इसको पीछे जो स्टार्ट में आप लोगों ने पढ़े थे न्यूटन्स लॉज, उनकी फॉर्म में देखें तो आज का लेक्चर जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। और 5th चैप्टर में अगर आपको याद हो तो आपने, उसका नाम था एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज, विच मीन्स कि आप न्यूटन लॉ जो आपने 4th चैप्टर में पढ़े थे उनको अप्लाई कर रहे थे रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर। तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही है। इसमें आज के लेक्चर तक आप यूँ कह लें कि जो 4th चैप्टर का सामान था सारा, जिसमें न्यूटन लॉज को ड्राइव करना होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इट्स लाइक एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज फॉर रोटेशनल मोशन। तो हम इन न्यूटन लॉज को जो रोटेशनल मोशन के लिए हम आज कंप्लीट कर लेंगे, इनको मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो हेयर इज़ द सिचुएशन। हमारे पास जो डायग्राम है, जो सिस्टम हम कंसीडर करने वाले हैं, वो ये वाला सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर आप देखें तो मैंने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। और इसमें हम ज़रा अगर प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे इधर लिख दूँ कि हमारे पास जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस सिचुएशन के लिए भी कोई मैथमेटिकल फार्मलिज्म हम ड्राइव करना जा रहे हैं, उसकी जो उसके मुतालिक डेटा हमें मालूम है स्टार्ट में, उसको हम देखना चाहते हैं कि हम कौन सी अजम्पशंस लेके आगे चल रहे हैं। यानी हम जो फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं या जो रिज़ल्ट हम निकालने जा रहे हैं वो किन अजम्पशन की बुनियाद पर होगा। और शायद मैंने ये इस तरह पहले कहा ना हो, लेकिन आप जितने भी फ़िज़िकल सिस्टम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस के ऊपर बुनियाद होते हैं। अजम्पशंस का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें हम खुद से घड़ रहे हैं। हम अब शुरू से पढ़ चुके हैं कि जो भी हम इधर मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं, जिनको आप फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड इन विच वी लिव। ठीक है, तो ये जो अजम्पशंस हम लेते हैं, ऑफ कोर्स ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास इस तरह की अगर रियल वर्ल्ड में सिचुएशन होगी तो उसके लिए हम कोई जनरल रूल या लॉ किस तरह डेवलप कर सकते हैं। सो दीज अजम्पशंस आर एज मच रियल एज द रियल वर्ल्ड इज़। दे आर नॉट सम हाइपोथेटिकल थिंग्स के जिस तरह हमारे यहाँ मजाक बने हुए हैं स्कूलों और कॉलेजेस में कि हर चीज़ हम फिज़िक्स में फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये फ़र्ज़ करना जो है ये सिर्फ़ अपनी बुनियाद जो है वो सेट करने के लिए होता है कि हम चलें इस चीज़ को बुनियाद बना के आगे चलते हैं और फिर एक फार्मलिज़म डेवलप करेंगे। और हर वो चीज़ रियल वर्ल्ड में जो इस तरह की बुनियाद के ऊपर बेस होगी, यानी जो इस तरह की सिचुएशन से स्टार्ट होगी, उसके लिए हम ये फार्मलिज़म यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ रियल थिंग, जो स्टेटमेंट है, ये जो अजम्पशंस होते हैं। सो हमारी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास ये सिस्टम है और इस सिस्टम में हम सिर्फ दो मैसेज कंसीडर कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ मैसेज। तो हमारे पास दो मैसेज हैं और उन मैसेज को हम कहते हैं M1 और M2। और फिर हमारे पास रॉड्स हैं, ठीक है, और ये वो रॉड्स हैं जिनसे मैसेज कनेक्टेड हैं। ये रॉड्स R1 और R2 हैं। R1 और R2 इन रॉड्स की लेंथ है। तो एक्चुअली हमारे पास 3 रॉड हैं। एक पहला रॉड ये है R1 लेंथ का, जो मैस M2 को चलें इनके नाम चेंज कर लेते हैं, मैंने शायद इनको उल्टे नाम दे दिए हैं। सो लेट्स कॉल जिस रॉड की लेंथ R1 है, ये वो रॉड है जो मैस M1 को कनेक्ट करता है, और जिसकी लेंथ R2 है, ये वो रॉड है जो मैस M2 को ओरिजिन से कनेक्ट करता है। फर्दर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि ये रॉड जो हैं ये मैस लेस हैं। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्यों मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये रॉड जो हैं ये मैस लेस हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि रॉड्स जो हैं वो मैस लेस हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल बी क्वाइट राइट अगर आप मुझसे ये कहें कि
मैंने अभी अभी कहा है कि जो स्टेटमेंट मैं ले रहा हूँ एक्चुअली इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग इन द रियल वर्ल्ड। और फिर यहाँ पे अगर मैं मैथलेस रॉड लेता हूँ तो रियल वर्ल्ड में कौन से हमारे पास रॉड हैं जो मैथलेस हैं। So you will be quite right in asking that question, and so here I will take a moment to explain it to that कि क्यों हम ये rods जो हैं ये मैथलेस ले सकते हैं। और इसके पीछे बहुत खूबसूरत रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं ये जो सिस्टम ले रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ 2 मैसेज ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको फिर मैं एक्सटेंड करूँगा एनी नंबर ऑफ़ मैसेज के ऊपर, 1000, 1,00,000, 1,00,00,000 लेट्स से। और इवेंचुअली मैं क्या करूँगा, मैं इवेंचुअली करूँगा ये कि ये जो मेरा सिस्टम है, लेट मी एक्चुअली मेक अ सर्कल अराउंड इट, लेट मी यूज़ दिस कलर। ये जो मेरा सिस्टम है ये कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है। ओके, लेट्स नॉट यूज़ दिस कलर, लेट्स यूज़ अनदर कलर, लेट्स यूज़ दिस वन। फ़र्ज़ करें कि ये कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मैसेज से मिलके बना होता है। और आपको मैसेज अब लास्ट लेक्चर से याद होगा कि जब मैं ये कहता हूँ कि हमने ये 2 मैसेज लिए हैं तो दीज आर पॉइंट मैसेज, विच मीन्स कि दे आर स्मॉल मैसेज। लेकिन ये जो हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट है ये ऐसी करोड़ों अरबों मैसेज से मिलके बना होता है। और आपको ये भी पता है कि आप कोई रिजिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें आप अपना पेन कंसीडर कर लेते हैं जिससे लिख रहे हैं, तो आप इसमें देखते हैं कि सारी मैसेज जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं, और यही चीज़ तो उसको रिजिड ऑब्जेक्ट बना रही है। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो रॉड्स वाली सिचुएशन मैंने ली है ये तो इधर अराइज़ ही नहीं होती है, और प्रीसाइजली यही वो जवाब है जो मैं आपको देने चाह रहा हूँ कि ये जो मैसेज हैं एक्चुअली ये रियल लाइफ में हमारे पास फोर्सेस से कनेक्टेड होती हैं। कि एक मैस जो है वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। आप बहुत सारी फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को इग्नोर कर दें, क्योंकि आपको पता है फ्रॉम योर स्टडी ऑफ कॉलेज फिज़िक्स और हाई स्कूल फिज़िक्स कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ऑब्जेक्ट जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं उनमें तकरीबन ज़ीरो होती हैं, बिकॉज एज अ होल उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, तो वो एज अ होल न्यूट्रल होती हैं। तो अगर आप सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, जो आपको पता है न्यूटन लॉ से कि मैसेज एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको एक्चुअली इस रॉड की ज़रूरत ही नहीं है। अगर M1 ने एक फ़ोर्स लगानी है M2 के ऊपर तो उसको इस रॉड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रॉड हमारे पास आ ही नहीं रहा। फिर मैंने यहाँ पे रॉड को लेके उसको मैसलेस क्यों कहा है, उसकी वजह आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए थी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यूँ कह लेता कि एक मैस यहाँ पे है और एक मैस यहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स यू वुड क्वेश्चन मी कि अब ये अगर कनेक्टेड नहीं है ओरिजिन से तो फिर ये इकट्ठी जो हैं ये इस ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेट कैसे करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट जो है वो रीजन के इर्द गिर्द रोटेट करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ टीचिंग यू, ठीक है, कि आपको इस डायग्राम का भी सेंस बन जाए कि ये डायग्राम इंडीड रोटेट कर सकती है ओरिजिन के इर्द गिर्द, और आपको इस चीज़ का भी सेंस बन जाए कि ये जो रॉड हैं ये सिर्फ एक आप कहें कि पेडागॉजिकल थिंग्स हैं, यानी ये टीचिंग की एक चीज़ है जो हम आपको समझा सकते हैं। लेकिन जो रियल सिचुएशन है उसमें जो फोर्सेस हैं वो वैसे ही कुछ फासले से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर सकती हैं, उनको किसी रॉड की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जैसे ज़मीन जो है वो सूर्य के गिर्द घूम रही है, देयर इज़ नो रॉड कनेक्टिंग अर्थ एंड द सन, राइट। वो सिर्फ जो उनकी म्यूचुअल फोर्स है उसके इर्द गिर्द ही एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और यहाँ पे भी आप यही सिचुएशन ले सकते हैं। जो वाहिद चीज़ है जिसके इर्द गिर्द कनेक्शन हो रहा है ये वाला पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे जेड एक्सेस है, ये वाला पॉइंट जिसके इर्द गिर्द एक्चुअली हमारा जो होल रिजिड बॉडी है वो अटैच है। तो अब होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये जो रॉड को मैसलेस कहा है वो किस बुनियाद के ऊपर कहा है। सो हियर इज़ द सिचुएशन अगेन, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अब हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 मैसेज हैं, बहुत स्मॉल मैसेज हैं, और ये मैसेज जो हैं ये 2 रॉड्स से कनेक्टेड हैं ओरिजिन से। जो रॉड
पहला रॉड है जो M1 को कनेक्ट करता है, उसकी लेंथ R1 है। जो दूसरा रॉड है जो मैस M2 को कनेक्ट करता है, उसकी लेंथ R2 है। और ये रॉड्स जो हैं ये मैस लेस हैं। और फिर फाइनली एक रॉड और भी है हमारे पास जो इन दोनों मैसेस को आपस में कनेक्ट करता है, और मैंने इस रॉड को नाम नहीं दिया बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स जस्ट गो एज द सिचुएशन इज़। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है वो ये हमने देखनी है कि इस सिस्टम ऑफ मैसेज के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये वो स्टेप्स हैं। इनफैक्ट दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि हमने देखना होता है कि सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। फिर इस टोटल फोर्स को आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, और फाइनली आपने ये देखना है कि किस कंपोनेंट की वजह से एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है या टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम वो देख लेंगे तो इवेंचुअली हमारे पास हम देख लेंगे कि जो फाइनल फॉर्म आएगी ये आएगी। सो लेट्स लुक एट द फोर्सेस। और फोर्सेस के लिए अब मैं इस डायग्राम को एक दफ़ा फिर से ड्रॉ करता हूँ। आई कुड हैव कॉपीड इट बट आई डोंट वांट टू कॉपी इट बिकॉज मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर अगर मैं एक दफ़ा कॉपी कर लूँ तो फिर जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन के ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये खामखा में मुझे पेस्ट का ऑप्शन देता रहता है, जो कि बहुत अनोइंग है। तो मैं इस डायग्राम को अब फिर से ड्रॉ करने लगा हूँ। दिस इज़ मैस M2, दिस इज़ मैस M1, सो दिस इज़ M2, दिस इज़ M1। और मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ, ये M1 कुछ अच्छा नहीं लिखा गया तो लेट्स राइट इट M1। और अब मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये फोर्सेस इनके ऊपर कौन सी एक्ट करती हैं। तो ये दूसरा रॉड था, ये पहला रॉड था जो इन मैसेज को कनेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास वो रॉड था जो इन दो मैसेज को कनेक्ट करता है। लेट्स राइट देयर लेंथ्स टू, दिस इज़ R2, दिस इज़ R1। तो फोर्सेस के लिए आप ये देखें कि हमारे पास जो फोर्स रॉड लगाता है इस मैस M2 के ऊपर उसको आप T2 कह लें, और सिमिलरली जो ये पहले वाला रॉड लगाएगा M1 के ऊपर इसको आप M1 कह लें। तो फोर्सेस में हमारे पास T1 और T2 हैं, इनको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। और ये वो फोर्सेस हैं जो फोर्सेस, इसको मैं इसी कलर में लिखता हूँ। तो ये हैं फोर्सेस exerted by rods R1 and R2 on masses M1, on masses M1 and M2। तो ये पहला फोर्सेस का पेयर है जो इस सिस्टम में एक्ट कर रहा है। दूसरा जो फोर्सेस का पेयर है वो आप यूँ देख सकते हैं कि ये जो रॉड इन दो मैसेज को कनेक्ट करता है, यहाँ पे भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और आप ये कह लें कि वो फोर्स जो M1 के ऊपर ये रॉड लगाता है, ये फोर्स जो है ये T1R है, और सिमिलरली जो फोर्स M2 के ऊपर ये रॉड लगाएगा वो T2R है। तो ये भी हमारे पास फोर्सेस हैं। लेट मी एक्चुअली राइट देम टू, T1R, T2R। ये वो फोर्सेस हैं, फोर्सेस अगेन बाय रॉड ऑन M1 एंड M2। लेकिन इस केस में ये जो रॉड है जो फोर्स लगा रहा है वो ये वाला रॉड है जो इन दोनों मैसेज को कनेक्ट करता है। और फाइनली मैंने आपको कहा कि चूँकि हम इस सारी सिचुएशन को जनरलाइज करना चाहते हैं तो फाइनली हम ये भी कहते हैं कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, और ये रही वो एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स को हम P कहते हैं, और P जो है ये सिर्फ M1 के ऊपर लग रही है। और आप इधर से ही देख सकते हैं कि M1 जो है चूँकि वो M2 से कनेक्टेड है तो हमारा जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि इस फोर्स के अंदर या इस फोर्स का जो असर होगा वो सिर्फ M1 को मूव करवाना नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को मूव करवाना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है विद दीज रॉड्स। तो हम देखेंगे कि इस एक्सटर्नल फोर्स P के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रोटेट करता है। तो ये वो फोर्स है, फोर्स ऑन M1, और ये एक्सटर्नल है तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल को भी ऐड कर देता हूँ ताकि confusion ना रहे। So this is let me write it here, and this is external force। तो ये हमारे पास फोर्सेस हैं। अब हमने ये देखना है
कि इन फोर्सेस के अंडर जो सिस्टम है वो किस तरह रोटेट करता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे उसको मैं लिखता हूँ कि ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या यूँ कह लें कि ये वो चीज़ है जो हम इन गिवन कंडीशंस से अखज़ कर सकते हैं। और वो ये है कि अगर आप इसको देखें, इस रॉड को जो मैस M1 और M2 को कनेक्ट करता है, तो ये मैंने जो फोर्सेस दिखाई हैं कि T1R जो है ये वो फोर्स है जो रॉड मैस M1 के ऊपर लगाता है, और T2R जो है ये वो फोर्स है जो रॉड M2 मैस के ऊपर लगाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के माइंड में फ़ौरन से क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है, और वो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, यानी पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लिख सकते हैं, और वो फोर्सेस हमें ये बताएंगी कि अगर T1R जो है ये वो फोर्स है जो रॉड लगा रहा है मैस M1 के ऊपर, तो मैस M1 भी इसी तरह एक फ़ोर्स लगाएगी इस रॉड के ऊपर जो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी और डायरेक्शन में अपोजिट होगी। और सिमिलरली मैस M2 के लिए भी यही कंडीशन वैलिड आएगी, और T2R जो है वो इक्वल और अपोजिट होगा TR2 के। ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ से रिज़ल्ट आता है, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट। हम एंड पे चल के इसको यूज़ करेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे हम इस पार्ट में फोर्सेस की बात कर रहे हैं, सो आई थॉट कि इस नतीजे को हमें यहीं पे अखज़ कर लेना चाहिए, ताकि जब हम बाद में इसको यूज़ करना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देख लें कि हमने फोर्सेस लिख ली हैं, बल्कि यहाँ पे हम एक नतीजा भी और भी अखज़ कर सकते हैं बिफोर वी गो ऑन एंड एनालाइज द नेट फोर्स के नेट फोर्स जो टोटल फोर्स सिस्टम के ऊपर लग रही है उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो सिस्टम को एक्चुअली रोटेट करवा रहा है या उसमें एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। उससे पहले हम एक और जनरल रिज़ल्ट भी अखज़ कर लेते हैं, ताकि उसको भी हम बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकें। और वो जनरल रिज़ल्ट ये है कि अगर आप इन दो फोर्सेस के ऊपर देखें, TR1 और TR2 के ऊपर, तो हम इनके सम को ज़ीरो लिख सकते हैं। और उसकी रीज़न ये है, मैं यहाँ पे इसको करने लगा हूँ कि हमारे पास जो TR1 है प्लस TR2 है ये ज़ीरो के इक्वल है। और ये ज़ीरो के इक्वल इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो जो TR1 है ये फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू मैस M1 है। तो जो फोर्स रॉड के ऊपर लग रही है वो क्या होगी, मैस ऑफ द रॉड टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, प्लस अगेन फॉर रॉड सेम है हमारे पास, अब सिर्फ मैस M2 लगा रही है उसी रॉड के ऊपर फोर्स, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगेन MR/AR। लेकिन अगर हम देखें तो हमने पहले ही अजम्पशन ये ली थी कि हमारे जो रॉड्स हैं वो मैस लेस हैं, और अगर रॉड्स मैस लेस हैं तो ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं ये ज़ीरो हो जाती हैं। हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो आता है, और यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो TR1 है ये इक्वल एंड अपोजिट है TR2 के ऊपर। और एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट, वी विल आल्सो बी यूजिंग दिस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जब हम जनरल रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे। सो बट फॉर द टाइम बीइंग दैट्स इट फॉर द फोर्सेस। अब हमने सारी फोर्सेस जो हैं वो डिफ़ाइन कर ली हैं, तो अब हमने ये देखना है कि इन फोर्सेस को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, यानी उसके रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लें, तो कौन सा कंपोनेंट है फोर्सेस का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमने अब देखनी है कि नेट फोर्सेस जो हैं वो कौन सी लग रही हैं इस सिस्टम के ऊपर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में है नेट फोर्स, और नेट फोर्स अगर हम देखें तो हमारे सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और अगर दो पार्टिकल्स हैं तो हमने देखना है कि उन दो पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स क्या एक्ट कर रही है। अगर हम M1 की बात करें तो M1 के ऊपर अब आप देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। पहली फोर्स जो M1 के ऊपर लग रही है वो ये एक्सटर्नल फोर्स है P। जो दूसरी फोर्स लग रही है वो ये है T1, और जो तीसरी फोर्स लग रही है वो ये T1R है। ठीक है, तो M1 के ऊपर हमारे पास तीन फोर्सेस लग रही हैं, एंड आई एम गोना राइट दैम हेयर, एक्सटर्नल फोर्स P प्लस
T1 जो रॉड लगा रहा है मैस M1 के ऊपर, रॉड R1 लेंथ वाला, प्लस हमारे पास जो तीसरी फोर्स है वो T1R है, और ये वो वाली फोर्स है जो ये वाला रॉड लगा रहा है जो इन दोनों मैसेस को कनेक्ट करता है इस मैस M1 के ऊपर, और ये हमारे पास है टोटल फोर्स ऑन मैस M1. सो आई शुड राइट इट, दिस इज समीशन F1 टोटल. F1T जो है यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं टोटल ही कर देता हूँ ताकि आप इसे उस T से कंफ्यूज ना करें जो ऊपर मैंने सिंबल पहले यूज़ किया है. सो दिस इज़ द टोटल फोर्स ऑन रॉड M1, और सिमिलरली ऑन मैस M1, और सिमिलरली जो मैस M2 के ऊपर हमारे पास टोटल फोर्स आएगी. M2 के ऊपर अगर आप गौर करें तो M2 के ऊपर हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस लग रही हैं, T2 एंड T2R. सो ऑन M2 दिस वुड बी T2 प्लस T2R, और आपको पता है कि T2 वो फोर्स है जो R2 लेंथ का रॉड मैस M2 के ऊपर लगाता है, और T2R वो फोर्स है जो ये रॉड जो इन दोनों मैसेस को कनेक्ट करता है ये M2 के ऊपर लगाता है. सो दिस इज़ द टोटल फोर्स ऑन मैस M2, एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स एज F2 टोटल. ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्सेस आ गए. अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन में से इन फोर्सेस के अगर हम रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लिखें तो इन फोर्सेस के कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में सिस्टम को रोटेट करवा रहे हैं. ओह डियर लॉर्ड, मैं कब से इसको एंगुलर वेलोसिटी कहे जा रहा हूँ. ये टा इक्वल्स आई अल्फ़ा है. सो pardon for this, this should be टा इक्वल्स आई अल्फ़ा. लेट मी एक्चुअली चेक माई नोट्स. मैंने शायद इधर भी आई ओमेगा लिखा है जिसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन प्रोड्यूस हो रही थी, बट दिस शुड बी टा इक्वल्स आई अल्फ़ा. टा इक्वल्स आई अल्फ़ा. ये आई ओमेगा वाला एक और रिलेशनशिप है, शायद वही मेरे माइंड में है कब से. तो ये रिलेशनशिप हम आगे चल के प्रूफ करेंगे ग़ालिबन 9th चैप्टर में. सो दिस इज़ टा इक्वल्स आई अल्फ़ा. सो जब भी आप लोगों को पता है बल्कि कि जब भी फोर्स एक्ट करती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है उस सिस्टम के अंदर. तो यहाँ पे चूँकि रोटेशनल मोशन है तो जब टॉर्क एक्ट करेगा तो वो रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा. सो अपॉलॉजीज़ फॉर दिस, बट इट शुड बी प्रीटी क्लियर. तो हमारे पास ओके मैं किस पॉइंट पे था, इट caused me a lot of confusion. तो हमने ये देखना है कि इन फोर्सेस को अगर हम रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट है जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा प्रोड्यूस करवा रहा है. एंड आई रिमेंबर मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी स्टार्ट में इसको आई ओमेगा लिखा हुआ था. Anyway, you know that, so I'm not gonna redo it because it's been a pretty detailed video. तो हमने ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहा है इस सिस्टम के अंदर, विच सिंपली मीन्स कि ये जो टोटल फोर्सेस हमने लिखी हैं M1 और M2 के ऊपर, इनको हम रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करवा लें और फिर देखें कि हम क्या जो रेडियल कंपोनेंट्स हैं वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे. तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट्स में अगर हम रिजॉल्व करें तो पहले मैं रेडियल कंपोनेंट्स में इन फोर्सेस के लिखता हूँ. तो जो इन फोर्सेस के रेडियल कंपोनेंट्स बनेंगे वो कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे पास. आपको सिंपली आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनको हम कैसे रिज़ॉल्व करें. आप सिंपली यूँ लिख लें कि जो समेशन F1 टोटल थी इसका रेडियल कंपोनेंट मैं यहाँ पे इसी के सबस्क्रिप्ट में RAD लिख देता हूँ. अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि ये इसके सबस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा नॉमेनक्लेचर आ गया है तो फॉरगेट अबाउट इट. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को चौके समझाना चाह रहा हूँ और मैं हर चीज़ को वाज़े लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे. तो मैं इसलिए कर रहा हूँ. जब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो यू डोंट नीड टू राइट इट, यू कैन स्किप इट बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग. तो जो रेडियल कंपोनेंट है वो बनेगा हमारे पास P रेडियल प्लस T1R रेडियल. एक्चुअली इसको भी मैं रेडियल ही कर दूँ, प्लस T1 रेडियल प्लस T1 रेडियल.
ये वो फोर्स है जो मैस M1 के ऊपर लग रही थी, और सिमिलरली हमारे पास जो मैस M2 के ऊपर लग रही थी उसको भी अगर हम रेडियल कंपोनेंट्स पहले लें तो रेडियल कंपोनेंट्स बनेगी हमारे पास F2 टोटल, दिस इज़ टोटल रेडियल, और ये इक्वल आएगी। जो हमारे पास M2 के ऊपर फोर्स लग रही थी वो सिर्फ दो फोर्सेस थी, T2 और T2R, तो ये बन जाएगा T2 रेडियल प्लस T2R रेडियल। तो ये हमारे पास फोर्सेस हैं। अब मसला ये है कि इन फोर्सेस को हमने विजुअलाइज भी करना है, और एक दफ़ा हम विजुअलाइज करेंगे तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इनकी वजह से जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा। सो लेट्स ड्रा दिस सेम डायग्राम, ये वाली जो डायग्राम है इसको एक मरतबा फिर से ड्रा करते हैं, और अब की बार मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ड्रा करूँगा। सो लेट्स ड्रा इट वन मोर टाइम। सो दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ आवर y axis. Let me see if these two lines are purely perpendicular. They are not. Let me make it perpendicular to this horizontal one. Okay, this is quite perpendicular. तो अब इसके अंदर हमने दो masses दिखानी है. Let me use the same color for the masses. So this was mass M1, this was mass M2, and then I used this color for rods. So this is R1 and R2, this is R1, this is R2, this was M2 and this was M1. अब हमने दिखानी है फोर्सेस और उनके कंपोनेंट्स, एंड लेट मी एक्चुअली use a different color which should be prominent, and let me use this pinkish one. और एक रॉड और था जो इनको कनेक्ट करता है, सो लेट मी कनेक्ट दीज टू। ओके, ये हमारे पास अब सिचुएशन है, और P जो है उसकी डायरेक्शन जो थी, P के लिए मैंने कलर कौन सा यूज़ किया था, ब्लू। सो P जो था उसकी डायरेक्शन थी ये वाली, लेट्स टेक दिस डायरेक्शन। और अब हमने इन सारी फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में। और ये वाली जो फोर्स थी इसको हमने T1 कहा था, ये वाली जो फोर्स थी इसको हमने कहा था T2। और अब ज़रा देखिएगा इंटरेस्टिंगली कि ये फोर्सेस जो हैं ये कैसे हमें रिज़ल्ट देती हैं, इनके जो रेडियल कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इन फोर्सेस के ऊपर गौर करें तो आप इनको अब कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करने के लिए आपको पहले ये भी देखना है कि हमारा जो रेडियल एक्सिस है वो कौन सा है और टेंजेंशियल एक्सिस है वो कौन सा है। तो मैं पहले इस मैस M2 के लिए रेडियल एक्सिस ड्रा करता हूँ, और ये वो एक्सिस है जो ओरिजिन से बाहर जाता है रेडियल डायरेक्शन में, यानी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा रॉड है। और ये अगर आप डॉटेड लाइन देखें तो ये मेरे पास है रेडियल लाइन, और इसी के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, एक टेंजेंशियल लाइन आएगी। सो दिस इज़ द टेंजेंशियल लाइन। सो ओके, लेट्स पुट इट हियर। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो T1 फोर्स है ये प्योरली रेडियल डायरेक्शन में है, यानी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस रेडियल लाइन के ऊपर है। और अगर आप T1 फोर्स की वजह से टार्क देखना चाहते हैं तो टार्क हमारे पास क्या होता है, टाउ इक्वल्स R क्रॉस F, ठीक है। और यहाँ पे जो F है वो हमारे पास क्या है, ये T1 है। और R क्या होता है, वो डिस्टेंस जो इस पॉइंट से इस मैस तक हो। लेकिन अगर आप देखें तो जो फोर्स है वो सिंपली किधर से गुज़र रही है, ओरिजिन से गुज़र रही है, विच मीन्स कि R हमारे पास जो है वो ज़ीरो है। लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर ऑन द साइड ताकि ये आपके सामने रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो टार्क होता है वो होता है टा इक्वल्स R क्रॉस F इन वेक्टर नोटेशन, और स्केलर नोटेशन में आप इसको यूँ कह लें कि RF साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन R एंड F। यहाँ पे हमारी जो F है ये वाली फोर्स है T1, और T1 फोर्स जो है अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये किधर से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, विच मीन्स कि ये R जो है हमारे पास ज़ीरो है। तो इस फोर्स की वजह से जो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ज़ीरो है। तो T1 जो है वो इसका मतलब है चूँकि वो रेडियल डायरेक्शन में है, ये जो T1 रेडियल यहाँ पे मैंने लिखी है ये वाली, ये T1 नहीं है, ये T2 है। अगेन आई हैव कंफ्यूज द नेम, सो लेट मी करेक्ट देम। सो ये जो T2 है और ये T1 है। तो जो T2 है उसकी वजह से हमारे पास जो
रेडियल मोशन आ रही है वो ज़ीरो है, विच मीन्स कि जो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये T2 रेडियल है ये हमारे पास ज़ीरो है। अब हमने देखना है T2R भी, ठीक है। T2R कौन सी फोर्स थी? T2R ये वाली फोर्स थी जो रॉड लगाता है मैस इसके ऊपर M2 के ऊपर, तो ये थी हमारे पास T2R। और अगर आप T2R के कंपोनेंट्स अब रिजॉल्व करें रेडियल और टेंजेंशियल, तो T2R का जो रेडियल कंपोनेंट बनेगा वो इस रेडियल लाइन में होगा ये वाला, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा वो इस टेंजेंशियल लाइन में होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास ये T2R टेंजेंशियल है, ठीक है। और जो ये वाला कंपोनेंट है हमारे पास ये है T2R रेडियल। तो आप अगेन देख सकते हैं कि जो रेडियल कंपोनेंट है ये वाला, ये कंपोनेंट तो हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है और बिल्कुल इस आर्ग्यूमेंट से इस कंपोनेंट की वजह से जो टार्क होगा वो ज़ीरो होगा। या फिर दूसरे अल्फाज में ये कंपोनेंट जो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टॉ इक्वल्स ए टाइम अल्फा फोर्स इक्वल्स एम ए रेडियल होता है, और अगर फोर्स रेडियल है तो इसका मतलब है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो T2 का रेडियल कंपोनेंट है ये सारी की सारी फोर्स ही रेडियल डायरेक्शन में है, इसकी वजह से भी हमारे पास ज़ीरो टार्क प्रोड्यूस होता है। और जो इस T2R का रेडियल कंपोनेंट है ये वाला, ये भी बिल्कुल इसी के पैरेलल है, तो इसकी वजह से भी ज़ीरो टार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास ये क्या हो गए हैं? ज़ीरो हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल थी उसके जो रेडियल कंपोनेंट हैं वो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते। अब हमने बिल्कुल यही आर्ग्यूमेंट लगाना है इस मैस M1 के ऊपर। और M1 के लिए अगर आप रेडियल कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं, तो रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्रा करते हैं, तो पहले तो हमारे पास ये वाला जो एक्सिस बनेगा ये रेडियल बनेगा, ठीक है। ये वाला एक्सिस रेडियल है और इसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस जो बनेगा ये टेंजेंशियल बनेगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो T1 है ये चूँकि रेडियल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ओरिजिन से गुजर रहा है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। यानी फोर्स का जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी वजह से रेडियल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो ज़ीरो होगा। और दूसरी फोर्स हमारे पास इस मैस M1 के ऊपर जो थी वो ये वाली थी, ये वाली फोर्स जो रॉड लगा रहा है M2 के ऊपर, तो ये हमारे पास लगा रहा है रॉड, ये फोर्स थी T1R, सही है। और इस T1R को भी अगर आप देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये सारे का सारा कंपोनेंट जो है ये टेंजेंशियल ही है। यानी आप दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि इस T1R का जो ये वाला पार्ट है इसका रेडियल कंपोनेंट है ही नहीं, ये सारे का सारा ज़ीरो है। ये हो गया। अब फाइनली हमारे पास ये वाला पार्ट रह गया है जो एक्सटर्नल फोर्स है P, उसका रेडियल कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ ड्रा की है, इसके रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स अगर आप ड्रा करना चाहें तो ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा, इसको आप PT कह लें। और ये वाला कंपोनेंट जो है ये रेडियल कंपोनेंट बनेगा, इसको आप PR कह लें। तो आप देख सकते हैं कि अगेन जो रेडियल कंपोनेंट है उसको हम एक्सटेंड करें तो वो ओरिजिन से पास होता है, विच मीन्स कि उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस और इसकी वजह से जो टार्क होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि R इस केस में अगेन ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने जो आर्ग्यू किया वो ये किया कि ये 5 के 5 रेडियल कंपोनेंट जो हैं ये सारे के सारे हमें ज़ीरो टार्क देते हैं, विच मीन्स कि ज़ीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, ज़ीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेडियल कंपोनेंट्स की वजह से हमारे पास कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होती, कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होती। रेडियल कंपोनेंट्स जितनी भी फोर्सेस इस सिस्टम के ऊपर लग रही हैं वो सारी की सारी सिस्टम को रोटेट करने में कोई हेल्प नहीं करती। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास क्या रह गए हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं कि ये वो कंपोनेंट हैं जो सिस्टम को रोटेट करवाते हैं। तो अब हमने देखना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं।
तो चूँकि ये सिस्टम को रोटेट करवा रहे हैं, तो मैं इनके लिए सबसे पहले एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ कि जो मास m1 के ऊपर हमारे पास टोटल फोर्स लग रही थी, उसको हमने F1 टोटल कहा था, और इसके जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है TAN, ये अब हमारे पास क्या देंगे, हमें एक्सेलरेशन देंगे, और वो बनेगा M1 A1T, यानी जो मास M1 में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और सिमिलरली जो F2 के ऊपर मास M2 के ऊपर लग रहा था, उसको हमने कहा था F2 टोटल, तो ये F2 टोटल का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ये हमें देगा M2 A2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट। और यहाँ से आप क्या करें, ए को आप यूज़ कर लें, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे A टेंजेंशियल इक्वल्स R टाइम्स अल्फ़ा Z, क्योंकि Z एक्सिस के राउंड सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो ये बन जाएगा M1 R अल्फ़ा Z, और ये हमारे पास बन जाएगा M2 R अल्फ़ा Z। तो यहाँ से हमारे पास आप देख लें कि जो फोर्सेस हैं उनको हमने पहले कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व किया, फिर ये शो किया कि रेडियल कंपोनेंट जो है वो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता, यानी रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। दूसरे अल्फाज में ये जो हमारी मैसेज हैं ये रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव नहीं करती। और फिर हमने देखा कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं उन फोर्सेस के, उनकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो मैसेज हैं वो रोटेट करती हैं जेड एक्सिस के अराउंड, और उन फोर्सेस की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं वो फाइनली M1 R अल्फ़ा Z और M2 R अल्फ़ा Z की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस चीज़ के लिए मैंने आपको आर्ग्यूमेंट पहले दिया था कि अल्फ़ा जो है वो M1 और M2 दोनों में सेम होना चाहिए, और इसलिए मैंने अल्फ़ा को अल्फ़ा Z कहा है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि सिस्टम जो है, जो मैसेज हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और अगर एक मैस मूव करती है तो इसका मतलब है कि दोनों की दोनों मैसेज इकट्ठी मूव करेंगी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इन्हीं दो इक्वेशंस को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से R से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये पहली इक्वेशन जो है ये वाली, ये मेरे पास बनेगी समेशन R F1 टोटल टेंजेंशियल इक्वल्स M1 R स्क्वायर, क्योंकि R से मल्टीप्लाई कर दिया है, अल्फ़ा Z। और सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R F2 टोटल टेंजेंशियल इक्वल्स M2 R अल्फ़ा Z। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं ये हमें पता है कि ये टॉर्क के बराबर हैं, तो इसी को अब मैं इधर थोड़ा सा लेफ़्ट पे और करके लिख देता हूँ। ये है हमारे पास टोटल टॉर्क ऑन मास M1, और चूँकि ये Z एक्सिस की डायरेक्शन में है तो T1Z, और ये हमारे पास वो है जो टोटल टार्क प्रोड्यूस होगा, ये टोटल टार्क जो एक्ट करेगा M2 मास के ऊपर, और ये T2Z है। तो अब हमने लेना है टोटल टार्क, और टोटल टार्क ऑफ कोर्स इन दोनों टार्क्स का सम होगा, तो वो हमारे पास बनेगा समेशन टाउ Z टोटल टार्क along Z axis equals summation tau 1 Z प्लस समेशन टाउ 2Z। और इनकी अगर हम ये राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा समेशन टाउ Z इक्वल्स M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा Z प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा Z। और यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर टाइम्स अल्फ़ा Z। और इसको यहाँ पे फाइनली मैं यूँ लिख देता हूँ कि टाउ Z इक्वल्स I टोटल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखें ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं ये दो मैसेज के हैं और सम हो रहे हैं, तो I टोटल अल्फ़ा Z। और अब आते हैं उस फाइनल पॉइंट की तरफ जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पे हम सिर्फ दो मैसेज ले रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ये देखें, ये जो पर्पल लाइन या जो भी कलर है, ये लाइन जो मैंने लगाई थी, मैंने कहा था कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा मैसेज से मिलके बना होता है। और आप बिल्कुल
इसी तरह के रॉड और बहुत सारी मैसेज कंसीडर करके उनके दरमियान भी कनेक्ट करवा सकते हैं। और आप बिल्कुल फिर इसी तरह के आर्गुमेंट से ये शो कर सकते हैं कि उन सारी मैसेज की वजह के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सारी फोर्सेस के जो रेडियल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन देते हैं, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन देते हैं। और अगर हम उन एक्सेलरेशंस को एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करें और फिर टार्क के लिए इक्वेशन लिखें, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनती है वो इस तरह की बनती है। दूसरे अल्फाज में अगर आप बहुत सारी मैसेज की बात करें तो हमारे पास जो सिस्टम का टोटल टार्क होगा, एक्चुअली लेट मी राइट इट फॉर मैनी मैसेज, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर मैनी मैसेज कि अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत ज़्यादा मैसेज हों तो जो टोटल टार्क आएगा हमारे पास सिस्टम का वो क्या बनेगा, M1 R1 स्क्वेयर प्लस M2 R2 स्क्वेयर्ड प्लस M3 R3 स्क्वेयर्ड प्लस सो ऑन, आप जितनी भी मैसेज उस सिस्टम में लेना चाहें। और चूँकि सारे का सारा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से रोटेट करता है तो अल्फा जी जो है वो कॉमन आ जाएगा। और इस चीज़ को अब आप उस पूरे सिस्टम का रोटेशनल इनर्शिया कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी समेशन टाउ जी इक्वल्स, अब आई टोटल जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, इन सारों का सम अल्फ़ा जी। तो ये हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ आ गया है जनरलाइज्ड फॉर्म में। और यहाँ पे जो आई टोटल है, अब चूँकि ये इन सब का सम है तो इनको मैं समेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, और ये आई टोटल बन जाएगा समेशन सम ओवर आई MI/R स्क्वायर। तो ये मेरे पास अब फार्मूला बन गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और ये जो मैंने आई के ऊपर सम किया है, इसका मतलब ये है कि पहले आपने आई की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये बन जाएगा M1R1 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो आई की वैल्यू उतनी वैल्यूज़ ले सकती है जितनी मैसेज आप सिस्टम में कंसीडर करते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मैसेज। बाकी जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मुख्तलिफ होती हैं, बट दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ वैलिड फॉर पॉइंट मैसेज। यहाँ पे बज़ाहिर हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो गया है, लेकिन एक चीज़ अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो मैंने थोड़ी सी जल्दी की एक चीज़ में, और उसको यूँ लगता है कि उसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी हमें चाहिए। और वो जो थोड़ी सी जल्दी मैंने की वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने टोटल टेंजेंशियल फोर्स लिखी थी ये वाली, मैंने सिंपली इसको ये लिख दिया कि टोटल फोर्स जो है, टोटल टेंजेंशियल फोर्स जो है वो ये वाली है, और उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वहाँ से मैंने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स है ये वाली, ये टोटल फोर्स अगर हम देखें तो ये टोटल फोर्स थी, ठीक है, टोटल फोर्स दो मैसेज के ऊपर। और इसके हमने रेडियल कंपोनेंट तो ये वाले लिखे थे, लेकिन मैंने इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट इस फॉर्म में नहीं लिखे। और अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 5 फोर्सेस हैं, T1R, P, T2 और T2R। तो इसका मतलब है कि जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स है उसमें भी असल में हमारे पास 5 फोर्सेस हैं, ठीक है। तो मैं अब वो पॉइंट उठाने लगा हूँ कि हमारे पास जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स थी उसके अंदर तो 5 फोर्सेस हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन 5 में से कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमारे पास ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो टेंजेंशियल फोर्सेस थी वो पहली थी P, जो कि एक्सटर्नल फोर्स थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थी फोर्सेस T1 टेंजेंशियल, ये वो फोर्स थी जो मैस M1 के ऊपर रॉड लगा रहा था जिसकी लेंथ R1 थी। मैंने फोर्सेस कहाँ दिखाई थी, यहाँ पे। तो T1 जो है ये वाली फोर्स है, P जो है ये वाली फोर्स है जो M1 के ऊपर लग रही है, और T1R जो है ये वाली फोर्स है जो M1 मैस के ऊपर लग रही है। फिर M2 मैस के ऊपर हमारे पास T2 और T2R लग रही थी। और इन सब के जब हम टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने ये देखना है कि
T1R का टेंजेंशियल कंपोनेंट, फिर T2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट और T2R का टेंजेंशियल कंपोनेंट। इन सारे कंपोनेंट्स में से असल में कौन सी फोर्स है जो ये एक्सेलरेशन अल्फा जी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट देना है, और जो मैं आर्ग्यूमेंट देने लगा हूँ मैं आपको ये प्रूफ करवाऊँगा कि ये जो चार कंपोनेंट हैं ना, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो रॉड्स और मैसेज एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं, इन सब के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। ये आर्गूमेंट मैं आपको देने लगा हूँ। और जो सारे का सारा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, और इधर से हमारे पास मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म आएगी टोटल टार्क, टोटल एक्सटर्नल टार्क जो आपने पहले पढ़ा होगा, एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो ये जो एक्चुअली टी जी है ना, इसको भी टी हमारे पास एक्सटर्नल आएगा, बिकॉज ये जो एक्सटर्नल फोर्स है यही वो फोर्स होगी जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाती है। और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, इनकी वजह से कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। सो लेट मी गिव यू एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे फिर से डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। सो लेट मी डू दैट। तो ये सिस्टम था हमारे पास, ये वाला। इस डायग्राम को मैंने फिर से रीड्रॉ किया है, और अगर अब आप इसमें फोर्सेस देखें तो ये वाली फोर्स जो थी हमारे पास, ये T2 थी। ये वो फोर्स है जो ये वाला रॉड लगाता है मैस M2 के ऊपर। और अगर आप इस फोर्स को देखें तो ये फोर्स सारी की सारी रेडियल डायरेक्शन में थी, और ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है वो ज़ीरो है। मैंने आपको आर्ग्यू किया था कि इसका मोमेंट आर्म ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि इस फोर्स का आप यूं कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं। तो इस में हमारे पास ये जो है ये ज़ीरो हो गया। तो अब हमने देखना है ये वाली फोर्स जो ये वाला रॉड लगाता है मैस M1 के ऊपर, और इसको हमने T1 कहा था। और अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसका भी हमारे पास सारे का सारा रेडियल कंपोनेंट था, यानी ये सारी की सारी फोर्स इस रेडियल डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो T1 थी हमारे पास, ये भी ज़ीरो है, क्योंकि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं। अब हमारे पास दो फोर्सेस और थी, और वो दो फोर्सेस जो थी इंटरनल, जो दो फोर्सेस थी, वो एक ये वाली थी जो मैस M1 के ऊपर रॉड लगाता है, और इसको हमने कहा था TR1। और दूसरी फोर्स ये थी जो रॉड लगाता है रॉड लगाता है मैस M2 के ऊपर, और इसको हमने कहा था T2R। अब अगर आप गौर करें तो ये T1R और T2R जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, और इसको आप दो तरीक़ों से ज़ीरो साबित कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करती हैं। जो पहला तरीका है वो, अगर हम वापस जाएं तो जो मैंने शुरू में यहाँ पे आपको प्रूफ करवाया था ये वाला, ठीक है, T1R इक्वल्स T2R, ये इक्वल और अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर था, ज़ीरो के बराबर था। एक तो आप यूँ मैथमेटिकली आर्ग्यू कर सकते हैं, दूसरा आप इसको इसी डायग्राम से भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो ज़ीरो है। वो ये है कि अगर आप इस T2R को, ये वाली फोर्स है, इसको एक्सटेंड करें आगे, तो ये T2R जो है ये एक्सटेंड होती होती बिल्कुल यूं इधर से गुजरेगी जो मैस M1 है, यानी आप T2R को यूं लिख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले ही साबित किया हुआ है कि T2R जो है वो T1R के बराबर है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। ये न्यूटन थर्ड लॉ जो शुरू में मैंने आपको बताया था। और अब अगर आप गौर करें तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, जो R1 हमने लिखा था, ये वाला डिस्टेंस जो है ये R1 है। तो ठीक है, तो इसको अगर आप गौर करें तो ये टार्क अगर आप इसकी वजह से देखें तो टार्क हमारे पास क्या होता है, R क्रॉस F, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की वजह से टार्क देखें तो इसकी वजह से जो टार्क है T2R, अगर आप पॉजिटिव Z एक्सिस पॉजिटिव टार्क की डायरेक्शन में लेते हैं तो T2R जो है इसकी वजह से पॉजिटिव RF आएगा, R क्रॉस F आएगा, और T1R जो है इसकी वजह से नेगेटिव R क्रॉस F आएगा, और ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी, ठीक है। तो T1R और T2R जो है ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, यानी इनकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। दूसरे अल्फाज में इन दोनों फोर्सेस का सम, ये वाली और ये वाली फोर्सेस जो है इनका जो सम है
वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। और फिर अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स रह जाती है, P, एक्सटर्नल फोर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स है, और इसका मतलब है कि यही वो फोर्स है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को रोटेट करवा रही है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो या तो ज़ीरो हो गई हैं या उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। विच मीन्स कि अब ये वाली जो जनरल फॉर्म मैंने लिखी थी, इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ फॉर द केस कि जिसमें अब मैं इसको लिखूँगा कि टोटल एक्सटर्नल टार्क जो है, टोटल एक्सटर्नल टार्क T एक्सटर्नल इक्वल्स आई एल्फ़ा जी। और ये एक्सटर्नल भी जो है ये जेड एक्सिस के अलांग एक्ट करेगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड पे बड़ी डिटेल में बताया था कि अगर इसको आप लिख सकते हैं सिमिलरली बाकी एक्सिस के ऊपर भी, अगर आपका सिस्टम जो है वो एक्स या वाई एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है, तो फिर ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस के लिए भी एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी टोटल टाउ एक्सटर्नल एक्स इक्वल्स आई टाइम्स एल्फ़ा एक्सटर्नल एल्फ़ा एक्स। और बल्कि इसको मैं लिख ही देता हूँ कि ये बन जाएगा हमारे पास टोटल टाउ एक्सटर्नल एक्स इक्वल्स आई टाइम्स एल्फ़ा एक्स ETC। सही है। लेकिन ऑफ कोर्स जो आई है इन जनरल वो तब्दील हो सकता है, लेकिन अगर अब सिर्फ आप इसकी ज्योमेट्री चेंज करते हैं, यानी आप सिस्टम को इसी सिस्टम को लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको जेड की बजाय एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट करते हैं, तो फिर ये इक्वेशन जो है ये वैलिड होगी। तो अब हमने मोस्ट जनरल फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ पर जो है वो लिख लिया। न्यूटन सेकंड लॉ को भी हमने ऐसे ही लिखा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, 7वें चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि जो जब हम कोई फोर्स जो है वो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर लगती है, तो जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वही उस पार्टिकल उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। यहाँ हमने रोटेशनल मोशन के केस में ये साबित कर दिया है कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर लगती है, तो वही एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में रोटेशन प्रोड्यूस करवाती है। जो इंटरनल फोर्सेस थी, जो ये सारी टी जो मैंने रिप्रेजेंट की थी, जिनसे ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं ये ज़ीरो हो जाती हैं, और यहाँ आपको मैंने साबित किया है कि ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाती हैं। सो नाउ वी हैव गॉट द फुल फ्लेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, विच इज़ टोटल एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is equals to moment of inertia of the system's times the total acceleration produced in the system, which is the mathematical statement of Newton's second law for rotational motion. अब मैंने 1 घंटा तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया लगा के इस टॉपिक को किया है, तो ऑफ़ कोर्स अब ये बहुत ज़्यादती होगी अगर मैं इस टॉपिक के रिलेटेड एक एग्जांपल ना करूं। और ऑफ़ कोर्स वो एग्जांपल जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉइंट पार्टिकल। सो आई विल क्विकली सॉल्व एन एग्जांपल एंड देन वी विल फिनिश दिस लेक्चर। प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि ये मेरी अब तक की वीडियो सीरीज़ का सबसे लेंथी लेक्चर होने वाला है। Okay, so I want to solve this example, and this is exercise 9.12 in the book of Faraday, Resnick and Crane। और इसमें हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, ये वाला फार्मूला इसको हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, 3 particles are attached to a thin rod of length 1 meter and negligible mass that pivots about the origin in the XY plane। पार्टिकल 1 मैस गिवन है, उसका डिस्टेंस भी गिवन है, इसी तरह पार्टिकल 2 और 3 का भी डिस्टेंस और मैसेज गिवन है। सो हम इसकी डायग्राम बना सकते हैं और आप इसको यूँ दिखा सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। लेट मी यूज़ द डॉटेड लाइन। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, लेकिन हमारे पर्पसेस के लिए हम इसको यूँ दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर रॉड पड़ा हुआ है। और रॉड जो है वो बज़ाते ख़ुद मैसलेस है, और हमें ये कहा गया है कि ये रॉड रोटेट कर सकता है एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्सिस है, जो मैंने यूँ दिखाया है कि ये इस पेज की प्लेन से बाहर आ रहा है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, क्योंकि ये रॉड जो है, ये वाला रॉड ये रोटेट कर सकता है एक्स वाई प्लेन में। और अगर आप इसकी प्लेन दिखाना चाहें तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस होगा। सो दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। इस रॉड के ऊपर हमारे पास अब कुछ मैसेज पड़ी हुई हैं, जो ये फ़र्ज़ करें कि ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन के ऊपर है, और जो पहली मैस पड़ी हुई है उसकी मैस जो है वो 52 ग्राम्स है, और ये 27 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ी है। तो फ़र्ज़ करें दिस इज़ 27 सेंटीमीटर। So this is 27 सेंटीमीटर,
और ये जो मैस है ये है हमारे पास 52 ग्राम्स। जो दूसरी मैस है वो 35 ग्राम्स है और ये 45 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ी है। सो दिस इज़ द सेकंड मैस एंड दिस इज़ 35 ग्राम्स और ये जो फासला है ये है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। और फाइनली जो तीसरा पार्टिकल है उसकी मैस जो है वो 24 ग्राम्स है, ये हमें दी हुई है और ये 65 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ी है। तो लेट्स से दिस इज़ 65 और ये मैस जो है ये 24 ग्राम्स है और ये फासला जो है ये 65 सेंटीमीटर है। तो हमने इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और अगर आप फार्मूले के ऊपर गौर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है आई टोटल वो क्या है, समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर्ड है। अब हमारे पास 3 मैसेज हैं तो मैं आई की वैल्यूज़ 1 2 और 3 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा M1 R1 स्क्वायर्ड प्लस M2 R2 स्क्वायर्ड प्लस M3 R3 स्क्वायर्ड। अब R1 जो है वो अगर आप देखें तो वो 27 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो 45 सेंटीमीटर है और R3 जो है वो 65 सेंटीमीटर है। तो आप लिटरली मैसेज और डिस्टेंसेस की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स लेक्चर बहुत लंबा हो गया, ये मैं आपके लिए नहीं करूँगा, इट्स जस्ट माइनर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो जब आप आई टोटल कैलकुलेट करेंगे तो जो आई टोटल हमारे पास आता है इस सिस्टम ऑफ मैसेज के लिए वो आता है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ पे सिर्फ आपने गौर करना है या नोट करने वाली है वो ये है कि जो यूनिट्स हमें दिए हुए हैं वो ग्राम्स और सेंटीमीटर्स में हैं, यहाँ पे ग्राम्स और सेंटीमीटर्स में, जबकि जो आपका फाइनल आंसर है वो किलोग्राम्स और मीटर्स में है। तो बस आपने एंड पे यूनिट कन्वर्शन कर लेनी है, which is easy. Now the second part is interesting for this problem और second part हमारे पास ये है what is the rotational inertia of the assembly। ये पहला part था जो हमने कर लिया, वो ये वाला आ गया हमारे पास। second part है if the rod were instead pivoted about the center of mass of the assembly what would be the rotational inertia। तो इस केस में हमारे पास ये पूछा गया है कि अगर ये रॉड जो है ये सेंटर ऑफ मैस के गिर्द अगर घूम रहा होता, यानी ये जो पिवट पॉइंट है ये उसके सेंटर ऑफ मैस के गिर्द होता, तो फिर हमारे पास सिस्टम का रोटेशनल इनर्शिया क्या होता। एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज सेंटर ऑफ मैस जो है इस सिस्टम का वो हमें नहीं पता। तो पहले हमने इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना है। और अब अगर आप सेंटर ऑफ मैस का फार्मूला भूल गए हैं तो आपको 7वें चैप्टर से याद होगा कि चूँकि सिस्टम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो एक्स सेंटर ऑफ मैस जो होगा वो क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, यानी पहली मैस और उसका डिस्टेंस, फिर दूसरी मैस और उसका डिस्टेंस, और फिर तीसरी मैस और उसका डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल मैस ऑफ द सिस्टम विच इज़ M1 प्लस M2 प्लस M3। ये फार्मूला था सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करने का जो हमने 7वें चैप्टर में पढ़ा था। और ये सेंटर ऑफ मैस जो है ऑफ कोर्स ये इस रॉड के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर लाई करेगा और वो पॉइंट जो है वो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वो फासला कितना है इस ज़ीरो वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे M1 x1 जो है, M1 जो है वो 52 ग्राम्स है और x1 जो है वो 27 सेंटीमीटर है। सिमिलरली M2 और x2 भी हमारे पास दिए हुए हैं, डिवाइड बाई टोटल मैस करेंगे तो हमारे पास टोटल सेंटर ऑफ मैस का डिस्टेंस आएगा जो इस केस में मीटर में हमारे पास 41 मीटर आता, 0.41 मीटर आता है या फिर 41 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसी डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करूं, इसी रॉड को मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करूं तो फ़र्ज़ करो ये रॉड था हमारे पास, सही है। तो अब हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ मैस है वो इस पॉइंट से, इस पिवट पॉइंट से कितना है, 41 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो फ़र्ज़ करें okay, this is more than 41, so let me draw a smaller line, so let's say this is 41 because अगर आप देखें तो हमारे पास जो 50 है वो मार्क तकरीबन यहाँ पे बनता है, सही है। तो ये 41 है। तो अब ये आपका पिवट पॉइंट है। अब यानी आपका जो सिस्टम है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है, पूरे की पूरी जो मैस है। और अब अगर आप देखें तो आपकी जो पहली मैस थी ये जो M1 थी 52 ग्राम्स की, ये 27 सेंटीमीटर के फासले पे थी।
इस एक्सेस से अगर ये इधर से 27 है और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से 41 है, तो अब जो आपकी मैस m1 होगी वो कितना था, ये वाला 27 था और ये वाला टोटल फासला 41 है। तो जो ये वाला फासला बनेगा m1 का, ये अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 0.41 माइनस 0.27, तो ये बनेगा 0.14 मीटर। तो अब आपने एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स अपनी मैसेज के दोबारा लिखने हैं। तो बी पार्ट में अब हमारे पास जो r1 बनेगा मैस m1 के लिए 0.14 मीटर है। उसके बाद जो दूसरी मैस थी वो किधर पड़ी हुई थी, 45 सेंटीमीटर के फासले पर। अगर आप गौर करें तो 45 सेंटीमीटर इधर बनेगा कहीं पे इस पॉइंट पे। और अब हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये 41 है और ये वाला पॉइंट 45 है। तो अब जो हमारे पास फासला बनेगा R2 का इस सेंट्रल नए सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से, ये हमारे पास बनेगा 0.04 मीटर, क्योंकि 0.45 माइनस 0.45 माइनस 0.41, एक्चुअली मैं इसको लिख देता हूँ। ये हमारे पास आया है सेंटर ऑफ मास का फासला माइनस ओरिजिनल जो फासला था इस मास का। ये वाला जो आया है ये आया है जो उसका ओरिजिनल फासला था माइनस जो सेंटर ऑफ मास का फासला था। और जो R3 बनेगा, R3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद था 65 सेंटीमीटर के फासले पे। तो 65 और इसका ये वाला जो फासला है ये कितना रह जाएगा अब, 0.65 मीटर माइनस 0.41, तो ये बनेगा 0.24 मीटर। ये सारे यूनिट्स भी मीटर में हैं। तो अब आपके जो नए R1, R2 और R3 हैं वो मुख्तलिफ आए हैं इन पुराने R1, R2 और R3 से। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी भी एक्सेस के इर्द गिर्द कैलकुलेट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या डिमांड करता है। तो इस केस में अब हमने डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए, मैसेज तो चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई टोटल, वो अगेन हमारे पास क्या आएगा, समेशन आई एम आई आर आई स्क्वेयर्ड, जो बनेगा m1 r1 स्क्वेयर्ड प्लस m2 r2 स्क्वेयर्ड प्लस m3 r3 स्क्वेयर्ड। और अब आपके पास नए जो डिस्टेंसेस हैं आर की वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। तो अब आप अगेन मैसेज वही हैं, तो सब्सटीट्यूट करेंगे। जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसकी वैल्यू पहले वाले से मुख्तलिफ आती है और ऑफ कोर्स जनरली हमारे पास यही होना चाहिए। और जो नई वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kilograms meter square. So this is our new moment of inertia for the case when your system is rotating around center of mass of the system and not origin of coordinate of the system. So this is very important. Actually I wanted to show you both diagram and answer at the same time, so let's do this. So this is very important कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के इर्द गिर्द कैलकुलेट करना होता है. Okay, so remember this and hopefully in fact starting next lecture we are particularly be concerning ourselves with moment of inertia और हम particularly ये देखेंगे कि moment of inertia जो है हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. So तब तक के लिए इस एग्जाम्पल को समझें. This was very important. And just to see that we have just proved Newton's second law in its most general form for the case of rotational motion. So hopefully I will see you in the next video very soon. और तब तक के लिए bye bye.